गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। आज से सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिकॉज आज मंडे भी था और ऑलमोस्ट मंथ पूरा हो चुका है सबका। ठीक है, तो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे हम। दोनों मीडियम में किताबें अभी श्योर नहीं, दोनों मीडियम में मैंने आपको बुक्स के पीडीएफ शेयर कर दिए हैं। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि एनसीईआरटी आप बुक से ही पढ़ें। ओके, चलिए। पहला ही जो चैप्टर है आपका वो सिंपल सा, ये क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी है बेटा। ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटीज है, न्यू वाली एनसीईआरटीज ये नहीं है। ओके, ये पुरानी वाली एनसीईआरटीज पहले हम कवर करेंगे और उसके बाद हम न्यू एनसीईआरटीज की तरफ जाएंगे। क्लास सिक्स की ये ज्योग्राफी है। पहला चैप्टर, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन बेटा इसमें से सवाल बहुत आते हैं, हर साल आते हैं। मतलब अब तक जितना भी हमने देखा है उसमें हर साल इस चैप्टर में सवाल आए हैं। सवाल मेजर जो हमारे आते हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज पे आते हैं आपके, कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं बेटा। ठीक है, तो जहां जहां से मैं आपको पढ़ाऊंगी वहां वहां से आप पढ़िएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको दूसरे में खोल लूं क्योंकि ये बहुत हिल रहा है। दूसरे में खोलूं मैं इसको। इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, 2 मिनट अभी खुल जाएगा। ज्योग्राफी जो है बेटा आपकी सिक्स सेवन एट की बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मतलब पढ़ने में मजा भी आता है। जब आप बोरिंग पार्ट जो आता है वो आपका हिस्ट्री में आता है, वो भी क्लास सेवेंथ की आई थिंक जो हिस्ट्री है वो बहुत बोरिंग है। ठीक है, पुराने में सिक्स्थ की भी ठीक ही है, एट्थ की भी ठीक ही है। ओके, तो ज्योग्राफी में आपको इंटरेस्ट आएगा। ज्योग्राफी की जो चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, जिनको मैं मार्क करवाऊंगी, वो आपको याद भी रहेंगे। उनके लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं ज्योग्राफी में जो हमने अब तक देखे हैं। ठीक है, क्या हुआ है? क्या हो गया? कोई कुछ कह रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है यार सिस्टम में? इंग्लिश मीडियम था ना वो? आपकी जो पहली क्लास सिक्स की बुक है इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। आठों के आठों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएसटी का यही प्रॉब्लम है, जैसे मैथ साइंस हम करते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर क्लास एट्थ की मैथ्स भी हम पढ़ ली, ये ऐसे क्यों खुल रहा है, तो भी कोई इश्यू नहीं होता है उसमें। What's wrong with this? क्यों ऐसे खुल रहा है ये? ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री और एसएसटी का यही इशू रहता है कि वास्ट बहुत ज्यादा है। आपको सिक्स्थ की भी पढ़नी पड़ेगी, सेवेंथ की भी और एट्थ की भी। चैप्टर्स वही घूम फिर के वही सेम सेम ही चैप्टर्स आते हैं हर क्लास में, लेकिन थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाती हैं, बट फिर भी पढ़ना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज हम आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी पॉइंटर्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, उनके आप नोट्स बनाते जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो पहला ही जो इसके अंदर जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है सेलेस्टियल बॉडीज से, जिसको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं बेटा। ठीक है, खगोलीय पिंड क्या होती है? हमारी खगोलीय पिंड वो होती है जिसके अंदर आप
आसमान में जो भी चीजें आप देखते हो, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, या जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको आकाश में नजर आते हैं, वो सारे के सारे खगोलीय पिंड होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है खगोलीय पिंड का, सेलेस्टियल बॉडीज का, चाहे वो एस्टेरॉइड्स हो, मिटियोर्स हो, सैटेलाइट्स हो, ठीक है, आपका प्लैनेट्स हो, सूरज हो, तारे हो, ये सारी की सारी चीजें जो भी रात के आसमान में चमकती हैं या दिखती हैं, वो सब आपकी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हैं, बहुत ज्यादा बड़ी हैं, गैसेस से बनी हुई हैं, उनकी अपनी हीट और लाइट है। ठीक है, इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? तारा, स्टार्स बोला जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो सन है वो भी एक स्टार है। तो ये जो पैराग्राफ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस पेज पर। ठीक है, तो सन भी आपके लिए एक तारा है। अब ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर, इनमें से कुछ बॉक्सेस जो रहेंगे वो हमें बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ऐसे बॉक्सेस में। ये तो एक्टिविटी है, इसको तो खैर नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन बॉक्सेस में से आते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। खगोलीय पिंड सबको क्लियर हो गया? ओके, अब आता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन पे भी बहुत सवाल आए हुए हैं आपके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा नक्षत्र मंडल, राइट। तो वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, आप सबने कुछ पैटर्न्स देखे होंगे स्टार्स के, ठीक है। इन पैटर्न्स को, ये जो अलग अलग तारों का समूह बनता है, डिजाइन बनता है, जैसे कि ये वाला समूह आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो डिजाइन बनता है, इस डिजाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं। जब अलग अलग तारे मिलकर कोई डिजाइन बनाते हैं, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, ओरायन हो गया, जिसको हम हंटर भी बोलते हैं, इस तरीके से वो बना होता है, ठीक है। ओरायन हो गया, सप्तऋषि हो गया, ये जो है ये हमारे क्या है? कॉन्स्टिलेशन है। तो यहाँ पे आपके नाम दे रखे हैं कुछ, जैसे कि उर्सा मेजर, बिग बेयर, जिसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। सप्तऋषि भी मेरे ख्याल से आसमान में 4 सप्तऋषि हैं अलग अलग, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि, जो आपको बहुत इजीली नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप अपने देखोगे तो आपको सप्तऋषि वाला जो कॉन्स्टिलेशन है वो बहुत इजीली नजर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर 7 तारे होते हैं। सप्तऋषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है बेटा, जैसे उर्सा मेजर हो गया, बिग बेयर हो गया, चम्मच हो गया, ट्रॉली हो गया, क्या बोलते हैं, फावड़ा हो गया, अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं लोग अपने अपने हिसाब से, जहां भी वो रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा, जो आपको नॉर्थ के डायरेक्शन में नजर आता है। तो पहले के टाइम पे क्योंकि घड़ियां नहीं होती थी बेटा, तो लोग जो होते थे वो डायरेक्शंस रात में किसकी मदद से देखते थे? तारों की मदद से। अब तारे इतने सारे हैं, तो एक तारा है नॉर्थ स्टार, जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं। ये ध्रुव तारा आपका जो उत्तर की दिशा है हमारी, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ जो डायरेक्शन है नजर आता है। इसको देख के वो पता लगा लिया करते थे कि कौन सी दिशा में हमें जाना है, कि इस तरफ पोल स्टार हमें दिख रहा है तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। पोल स्टार जो होता है हमेशा सेम पोजीशन पे रहता है। पोल स्टार की मदद से ही हम सप्तऋषि को लोकेट कर सकते हैं। आप पोल स्टार की एकदम सीध में आओगे तो आपको सप्तऋषि के 2 तारे जो हैं वो नजर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो याद रखने वाली बात है पोल स्टार के बारे में वो ये है कि ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा की ओर नजर आता है, और इससे दिशा, रात में अंधेरे में दिशा ढूंढने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है प्लैनेट्स के ऊपर, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में आपने क्या बातें याद रखनी है कि एक तो प्लैनेट्स की बेटा अपनी हीट और लाइट नहीं होती, ना तो इनके अंदर कोई रोशनी होती है, ना ही इनके अंदर कोई गर्मी होती है। प्लैनेट्स जो हमारे ग्रह होते हैं, ठीक है, जैसे धरती हमारी एक ग्रह है। अब ये जो प्लैनेट शब्द है ये ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा के प्लैनेटाई वर्ड से लिया गया है, और ये जो प्लैनेटाई वर्ड है बेटा इसका मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक होता है वॉन्डरर, जो चारों तरफ घूम रहा हो, ठीक है। तो इसीलिए प्लैनेट वर्ड दिया गया है ग्रह को, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं सब,
ठीक, तो ये वर्ड आपने याद रखना है कि ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से आया है, जिसका मतलब है वॉन्डरर। इसीलिए प्लैनेट्स को मतलब जितने भी ग्रह हैं उनको प्लैनेट बोला जाता है, बिकॉज दे आर वॉन्डरिंग अराउंड द सन। इनके पास अपनी कोई भी हीट और लाइट नहीं होती है, इनको सन से ही हीट और लाइट मिलती है। सन मेजर सोर्स होता है ऊष्मा का और प्रकाश प्रदान करने का। ठीक है, और सन जो है वो एक नियरेस्ट स्टार है, ये बात आपको सन के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक, इट इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो अगर हम जो सूरज है वो हमें चांद की तरह ही दिखता है, इतना करीब है वो। ठीक, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, Jupiter, Saturn, Uranus have rings around them. These are belts of small debris. तो आपके 3 प्लैनेट इन्होंने बताए हैं बेटा, जिसमें आपको याद रखना है कि इनके चारों ओर क्या है, रिंग्स हैं, रिंग्स ऑफ डेब्रिस, धूल मिट्टी जो होती है, ठीक है, जिसमें आपके मेटियोर्स हैं, पत्थर हैं, ओके, या जो भी सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं उनके कण हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, इनके छल्ले हैं इन 3 प्लैनेट्स के आसपास। तो सिर्फ सैटर्न नहीं है जिसके चारों ओर रिंग है, आपका जुपिटर भी है यानी बृहस्पति, शनि भी है और यूरेनस भी है। ठीक है, These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. तो आपने देखा होगा जुपिटर वगैरह की फोटोज अभी पीछे विजिबल हो रही थी, जुपिटर सैटर्न की विजिबल हो रहे थे, तो लोगों ने इनकी फोटोज भेजी थी विद रिंग्स। जिनके पास बहुत अच्छे टेलीस्कोप है, जिनके पास बहुत अच्छे टेलीस्कोप है, वो उससे इनकी फोटोज हमें भेजते हैं। मैंने क्लास रिकॉर्डिंग की है ना, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है द मून। तो मून जो है ये क्या है, ये हमारी एक सैटेलाइट है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रखा है इसका, यहाँ पे। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह। तो उपग्रह जो होगा वो ग्रह के चारों ओर घूमेगा, ठीक है। तो हर प्लैनेट के अपने अपने उपग्रह हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड वीनस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चांद जो है ये एक सैटेलाइट है जिसको हम उपग्रह बोलते हैं, अर्थ का कंपेनियन है, अर्थ के चारों ओर घूमता है, दोनों दिशाओं में घूमता है, यानी कि बेटा आपका रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है, ठीक है। देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ हैव देयर मून्स टू। तो जितने भी हमारे ग्रह हैं उसमें से शुरुआत के जो 2 ग्रह हैं मरकरी और वीनस, इनको छोड़ के हर एक ग्रह के पास बेटा अपना चांद है। मेरे ख्याल से मार्स के पास भी चांद है, अभी देखते हैं। अब जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हो, ये जो चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसमें से बहुत रेयरली क्वेश्चन आया होगा, आया ही नहीं है वैसे, मैं मोस्टली अगर आपको बताऊं तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है मरकरी 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज। तो ये बेसिकली सिर्फ रीड करने वाला पार्ट है, इसको बस एक रीडिंग मारनी है आपने, इसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। जो क्वेश्चन आया है वो इस चीज के ऊपर आ रखा है, सिर्फ ये जो आप एक बेल्ट देख रहे हो जिसपे लिखा हुआ है एस्टेरॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, ये जो आपको एक पट्टी दिख रही होगी मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, इसके ऊपर सवाल आए हैं सबसे ज्यादा, बाकी किसी चीज के ऊपर सवाल नहीं आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका इन्होंने नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं रेवोल्यूशन और रोटेशन के, तो इसमें से इतना कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस जो सवाल आएगा वो इसके ऊपर आएगा कि हमारी जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, यानी कि पूरी की पूरा एक ऐसे ऑर्बिट की तरह पट्टी बनी हुई है, बेल्ट की ऐसे बेल्ट बनी हुई है, ठीक है, वो 2 प्लैनेट्स के बीच में आती है, दैट इज मार्स एंड जुपिटर। इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत आता है, कई बार आया हुआ है। जो चीज आपको इस डायग्राम में याद रखने वाली है वो ये है कि एस्टेरॉइड बेल्ट कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में आती है, दैट इज जुपिटर एंड मार्स, ठीक। इसके बाद आता है अब आपका सौर मंडल। सौर मंडल यानी कि हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर सूरज भी है, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स की अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं, और दूसरे खगोलीय पिंड यानी कि जैसे एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, उल्का पिंड जिसको आप बोल सकते हो, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स को बोलते हैं जो बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, उल्का पिंड्स आ जाते हैं, हमारे कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स होते हैं जिनकी पूंछ होती है, जिनकी पूंछ नहीं होती है, ये सारे सौर मंडल के अंदर आ जाते हैं। हमने इसको सौर मंडल नाम क्यों दिया है, क्योंकि इसमें जो सूरज होता है वो हमारा क्या होता है, हेड होता है, मुखिया है इस फैमिली का, क्योंकि इसी के चारों ओर सारी चीजें रिवॉल्व कर रही हैं,
ठीक है। अब क्या आप जानते हो, मत करो, मैंने बोला ना शोर नहीं करो। अब क्या आप जानते हैं कि सोल जो है, रोमन माइथोलॉजी का ये जो वर्ड है सोल, इसका मतलब है सन गॉड। सोलर का मतलब होता है जो भी चीज सूरज से रिलेटेड हो, फैमिली ऑफ सन, इसीलिए उसको सोलर सिस्टम बोला जाता है कि ये रोमन से आया है। रोमन में सोल का मतलब होता है सूरज का देवता। ठीक है, सूर्य देवता, तो जो कुछ भी सूरज से रिलेटेड है उसको सोलर बोल दिया जाता है। ओके। अब यहाँ पे आपका वर्ड ओरिजिन दे रखा है, एक वर्ड ओरिजिन्स आते हैं बेटा, इसलिए किसी भी वर्ड ओरिजिन को मिस मत करना। ठीक। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। ज्योग्राफी जो वर्ड है ये भी आपका ग्रीक भाषा से आया है। ठीक है, इसमें जियो वर्ड आता है, लॉजी, मेट्री, ओल्ड, तीन वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोआइड। ओल्ड में पढ़ दिया था मैंने, जियोआइड है वो। ठीक है, जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियोऑइड। ठीक है, जियोलॉजी, लॉजी क्या है आपकी बेटा, अर्थ के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है, तो जियोलॉजी मतलब हो गया, जियो का मतलब है अर्थ, लॉजी हो गया स्टडी, तो स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, मेट्री क्या है, मेजरमेंट, मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मापना, तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियोमेट्री मतलब अर्थ का मेजरमेंट, अर्थ के अंदर जो चीज है उनका मेजरमेंट। ऑइड का मतलब क्या होता है, आकार, OID, इसका मतलब होता है शेप। तो जियोइड क्या होता है, अर्थ का शेप। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो कौन सा है, जियोइड शेप का है, ऊपर से थोड़ा चपटा है और साइड में से थोड़ा सा ऐसे, जैसे किसी ने किसी के गाल खींच रखे हो। अब सौर मंडल के अलग अलग चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है सन। सन के बारे में दो तीन बातें आपने याद रखनी है कि सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, हॉट गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, कोई भी ऐसा सख्त पदार्थ नहीं है उसके अंदर, पूरा वो गैसेस से बना हुआ है, और यही हमारा एकमात्र नेचुरल रिसोर्स है जिससे हमें हीट और लाइट दोनों मिलती है। कुदरत द्वारा दी गई एक ऐसी संसाधन जिससे आपको हीट और लाइट दोनों मिलता है, वो है सूरज। ठीक है, सन 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। आंकड़ों में, आंकड़ों के ऊपर बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तारीखों पे क्वेश्चन आते थे पहले, और आंकड़ों पे भी बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आंकड़ों पे आपको नहीं जाना बहुत ज्यादा। ठीक, इसके बाद प्लैनेट्स पे आ जाते हैं। प्लैनेट्स कौन होते हैं, जो सन के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह क्या है, जो सूरज के चारों ओर घूमेंगे। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ये उसको याद करने की ट्रिक दे रखी है बेटा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो सबका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है वो आपका प्लैनेट का नाम हो जाएगा। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट हैं, इनका ऑर्डर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किसके बाद कौन सा वाला ग्रह आता है। तो आप इसके लिए ये ट्रिक याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये कैपिटल लेटर से आपको चीजें जो है वो याद रहेंगी। ठीक है, जितने भी आठों के आठों प्लैनेट्स हैं, हम सब जानते हैं कि वो एक एक्सिस पे फिक्स्ड है, और ये जो एक्सिस है ये कैसी है, इमेजिनरी है, हमें नहीं दिखता ये एक्सिस, लेकिन एक एक्सिस एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ये फिक्स्ड है, और इस एक्सिस के साथ साथ एक ऐसा रास्ता भी है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, यानी कक्षा बोलते हैं। ये कक्षा जो है ये भी इमेजिनरी है, अगर हम ऊपर स्पेस में जाएंगे तो ये कक्षा हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन ये एक परमानेंट पाथ है, एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर सारे प्लैनेट्स आपके घूम रहे होते हैं, फिक्स्ड पाथ है। ठीक है, यहाँ से ये अर्थ, अगर ये रास्ता है तो इसी रास्ते पे घूमती हुई नजर आएगी, ऐसा नहीं है यहाँ है तो कल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ। ठीक है, तो ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कक्षा के ऊपर कि वो दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार यानी कि बेटा इलिप्टिकल या इलोंगेटेड, ये दो वर्ड यूज होते हैं। इलोंगेटेड खोलो, या दीर्घ वृत्ताकार, ये वाला आकार होता है दीर्घ वृत्ताकार। आज भैया, मैं एक तो मेरा इन्वर्टर का तार हटा दो आप, वो जो प्लग वाला आप कह रहे थे ना उस दिन, इंटरनेट बंद होगा ना, रुक जाओ मैं कनेक्ट कर लूं पहले अपने फोन से हॉटस्पॉट।
हाँ कर दिया मैंने, आप कर लीजिएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा आप सबको? हाँ, और एक ना मेरे फ्रिज का वो प्लग खराब हो गया, वो जो वहाँ आपने लगाया था। निदा फरीन स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। तो इलिप्टिकल या इलोंगेटेड जो वर्ड है, ये वर्ड आता है आपका क्वेश्चंस में, ये वाला आकार होता है बेटा, मतलब कि यहाँ से चपटा और यहाँ से ऐसे, जैसे किसी ने किसी के गाल खींच दिए हो, ठीक है। ओवल शेप जो होता है, लंबा ओवल शेप जो होता है हमारा, ठीक है, वो इलोंगेटेड वर्ड होता है। और ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑर्बिट की जगह पे कई बार इलोंगेटेड यानी कि दीर्घवृत्ताकार शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब आता है मरकरी। मरकरी क्या है बेटा? आपका सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट, जैसे माई यहाँ पे आपने लिखा है एम। अब बच्चों को क्या लगता है, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, उनको लगता है कि मरकरी सूरज के बहुत पास है, तो मरकरी जो है ये बहुत हॉटेस्ट प्लैनेट होगा, यानी कि सबसे गर्म प्लैनेट होगा। ऐसा नहीं है। मरकरी क्योंकि सूरज के सबसे पास है, इसलिए उसका आधा हिस्सा जो है वो सूरज की तरफ रहता है, तो वो आधा हिस्सा ही उसका बहुत गर्म होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो बेटा एकदम ठंडा होता है, ठीक है। तो हमारा जो रियल प्लैनेट जो हम बोलते हैं कि सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, वो है वीनस असल में, ठीक है। जो आपका सेकंड प्लैनेट है वीनस, वो हमारा मरकरी से ज्यादा गर्म है, बिकॉज मरकरी से 50% ही गर्म होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी है, ठीक है। ये डेज वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कितने दिन लगाता है चक्कर काटने में, ठीक। अब वीनस के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि वीनस जो है, इसको हमारी अर्थ का, पृथ्वी का जुड़वा भाई बोलते हैं भाई। जुड़वा भाई या जुड़वा सिस्टर बोल सकते हो आप, बहन बोल सकते हो या भाई बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो आकार है, जो इसका जो शेप है, वो बिल्कुल हमारी अर्थ की जैसे है, धरती के जैसे है, ठीक है। तो शुक्र के बारे में जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि इसको जुड़वा ग्रह माना जाता है पृथ्वी का, क्योंकि इसका आकार बिल्कुल अर्थ के जितना है। अगस्त 2006 में प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। फ्रिज खराब है, डरा दिया। स्विच खराब है, कौन सा वाला? चलो फिर रहने दो, फिर कभी करा लो। ओके, तो प्लूटो जो है हमारा पहले प्लैनेट माना जाता था अगस्त 2006 तक, डेट नहीं पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि किस में, कब, मतलब कहाँ पे ये चीज डिसाइड हुई थी कि प्लूटो जो है अब आपका प्लैनेट नहीं कहलाया जाएगा। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम ये रहा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन। इसके बंद कर दो, इसमें एक बैठक हुई थी बेटा, जिसके अंदर निर्णय लिया गया था कि प्लूटो जो है वो कुछ आने वाले सालों में एक्सप्लोड होने वाला है, बिकॉज उसने अभी तक एक चक्कर भी शायद सूरज का नहीं काटा है, ठीक है। तो वो एक्सप्लोड होने वाला है, वो बहुत ज्यादा दूर है अर्थ से, इस वजह से उसको जो है इन्होंने वो कर दिया था, प्लैनेट की श्रेणी से खत्म कर दिया था। इसीलिए हमारा जो ये बनता है, ट्रिक बनती है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये एन तक ही जाती है, नेपट्यून तक जाती है, प्लूटो तक ये जाती ही नहीं। तो प्लूटो के बारे में दो बातें याद रखनी है आपने, वो है एक, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको प्लूटो प्लैनेट की श्रेणी से बाहर कर दिया था, और दूसरा इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता था, ठीक है। ड्वार्फ यानी बौना ग्रह, बौना ग्रह क्योंकि सूरज से बहुत ज्यादा दूर है और वहां तक हीट नहीं पहुंच पा रही है, बहुत ठंडा भी रहता है ये, और जल्दी एक्सप्लोड भी होने वाला है, ठीक है। अब डू यू नो, ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड gazing at the night sky. Those who study celestial bodies and their movement are called astronomers. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि खगोल शास्त्री कौन होते हैं, तो खगोल शास्त्री वो होते हैं जो स्पेस के बारे में पढ़ाई करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ठीक है, खगोलीय पिंडों के बारे में जो बात करते हैं। इसमें आर्यभट्ट का नाम हम सब जानते हैं कि प्राचीन के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने कहा था कि मून और प्लैनेट्स जो है वो सूरज की रोशनी की वजह से चमकते हैं, अदरवाइज उनके पास अपनी खुद की कोई भी रोशनी या चमक नहीं होती है,
ठीक। अब इसमें प्लैनेट्स के अंदर अलग अलग एक एक प्लैनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला आता है अर्थ। अर्थ जो है बेटा थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। आपको अगर ये ट्रिक याद कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि तीसरा प्लैनेट हमारा आता है। और सारे प्लैनेट में आठों के आठों प्लैनेट में पांचवें नंबर पे साइज में आता है। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ हमारा। ठीक है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो हमारी जो अर्थ है बेटा वो ऐसे सीधी ना होके थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो है हमारी अर्थ झुकी हुई है। ठीक है, हम अर्थ को ऐसे सीधा नहीं मानते हैं, हम अर्थ को थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ मानते हैं। और ये जो ये झुकी हुई जो रेखा मैं आपको बना रही हूँ ये एक्सिस है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे, आगे आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, जो कि 66.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से एंगल बनाऊं इस तरीके से तो ये जो एंगल है ये 66.5 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि ये झुकी हुई है थोड़ी सी इस तरफ से तो हमारे ये पोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हाँ बोलो, आगे आएगा, सारी चीजें आगे आएंगी। ठीक है, ये पोल्स हैं हमारे, जो बर्फीले पोल हैं जो एकदम बर्फ से ढके हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। तो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल्स जो हैं ये थोड़े से झुके हुए हैं और चपटे हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा सा ऐसा है, जैसे ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वैसा है। और ये जो शेप है इस शेप का बोला जाता है जियोइड। ठीक है, जियोइड हिंदी में भू आग, ऑइड का मतलब होता है आकार और जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी जैसा आकार। तो ये क्वेश्चन आता है अर्थ के उसमें जियोइड वर्ड जो है। ठीक है, ये आएगा आपका। इसके बाद आपका वही सिंपल सी बात है कि पृथ्वी जो है भाई एक ओनली प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडी है, यहाँ पे पानी भी है, हवा भी है, और जो भी चीजें जीवन के लिए जरूरी होती हैं वो सारी चीजें मत करो, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे सर्वाइवल के लिए अवेलेबल है। एयर है यहाँ पे, ऑक्सीजन है जो कि बहुत जरूरी है हमारे जीने के लिए। इसी वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है और इसकी वजह से ये हम मतलब यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। फ्रॉम द आउटर स्पेस अर्थ जो है वो ब्लू कलर का नजर आता है, वो हम सब जानते हैं क्योंकि यहाँ पे 2/3 सतह जो है वो पानी से ही कवर्ड है। 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ये नहीं कहना कि 2/3 अर्थ में पानी ही है, 2/3 जमीन जो है पानी की वो सॉरी धरती की वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए स्पेस से हमें जमीन जो अर्थ जो नीले रंग की ही नजर आती है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। नाउ लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, आपकी जो प्रकाश की प्रगति होती है, सूरज की जो रोशनी हमारी अर्थ तक पहुंच रही है तो वो किस स्पीड से पहुंच रही है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, प्रति सेकंड की स्पीड से वो हमारी ओर आती है। इवन दिस, इतनी तेज स्पीड होने के बावजूद भी जो सूरज की रोशनी है उसको अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। जब हमारी धरती घूम रही होती है और दिन से रात हो रही, रात से दिन हो रहा होता है तो 8 मिनट लगते हैं उसको पहुंचने में। ठीक, अब आता है द मून, चांद। भाई चांद क्या है? एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है, एक कुदरती सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, इसका जो डायामीटर है वो हमारी धरती के डायामीटर का 1/4 है बेटा। ठीक है, जैसे हमारी धरती का डायमीटर नहीं, रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर है आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। तो 6400 का आधा कर लो तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारी धरती का 1/4, अगर मैं अपनी धरती को 4 हिस्सों में बांटू तो इस एक हिस्से में चांद आ जाएगा। ठीक, इट अपियर सो बिग क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत पास है। 3,84,400 किलोमीटर बस ये हमारी धरती से दूर है, तो ये बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, इसीलिए ये हमें बहुत ज्यादा बड़ा नजर आता है। हमारा जो मून है बेटा ये 27 डेज लेता है। ठीक है, 27 या 28 डेज का ही महीना होता है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो साल में 13 महीने होते हैं, बट हम 12 ही लेके चलते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा
रिलीजन है जिसके अंदर 13 महीने माने जाते हैं। आई थिंक हिंदू रिलीजन ही है शायद। ठीक है, तो चांद जो है वो 27 या 28 दिन का होता है। एक धरती के चारों ओर चक्कर काटने में वो टोटल कितने लेता है? 27 डेज। यानी कि चांद का जो रेवोल्यूशन टाइम है, परिक्रमा करने का जो टाइम है, वो 27 डेज का है। ठीक है, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और 27 दिन ही ये लेता है अपना एक रोटेशन करने में। धरती के चारों ओर, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके चारों ओर घूमने में भी ये 27 दिन लेता है चांद। और अपने एक्सिस पे घूमने में, लट्टू की तरह इस तरह एक ही जगह पे घूमने में भी ये 27 दिन ही लेता है। किसका फोन है? ये 27 दिन ही लेता है। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि ये ऐसे भी घूम रहा है और कैसे बताऊं, एक ही जगह पे भी घूम रहा है, तो इसीलिए हमें इसका एक ही चेहरा नजर आता है हमेशा। मतलब हमें चांद हमेशा एक जैसा लगता है, उसकी बैक साइड हमें नजर नहीं आती है। ठीक, और आपको पता होगा कि हर जगह चांद एक जैसा नहीं दिखता है। एक जैसा से मेरा मतलब ये नहीं है हाफ मून, फुल मून, क्रीसेंट मून, ये नहीं है, वैक्सिंग मून नहीं है। एक जैसे से मेरा मतलब है कि जब आप चांद देखते हो तो उसके अंदर जो छवियां दिखती हैं आपको ऐसे बनी हुई, वो एक जैसी हर जगह नहीं दिखती है। दूसरे देशों में अलग तरीके का चांद दिखता है थोड़ा, क्योंकि उनकी तरफ उसका मुंह वैसा है। ठीक है, द मून डज नॉट हैव कंडीशंस, वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वाटर एयर नहीं है। मून के ऊपर आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, पहाड़ हैं उसके ऊपर, क्रेटर्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, क्रेटर्स क्या होते हैं? आपके गड्ढे, मैदान है वहां पे। गड्ढे किसकी वजह से बने हुए हैं? जब भी कोई ऐसा बड़ा मेटेरॉइड, बड़ा पत्थर चांद से टकराता है तो चांद में गड्ढे बन जाते हैं। चंद्रमा की सतह पे छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो बेसिकली आप चांद के अंदर जो ऐसे काले काले धब्बे देखते हो, वो पहाड़ों के, गड्ढों के वो हैं, निशान है। ठीक है, वो दिखते हैं आपको, जिनकी छाया आपको, शैडो आपको उसके ऊपर दिख रही होती है जब पूर्णिमा का चांद निकलता है। ठीक, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का दे रखा है कि पहला आदमी था जिसने चांद के ऊपर 21 जुलाई 1969 पे पैर रखा था। फिर सैटेलाइट और ह्यूमन मेड सैटेलाइट का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे कि सैटेलाइट जो होती है एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूम रहा है। ह्यूमन सैटेलाइट में नाम याद रख लेना बस, ठीक है, कि ह्यूमन सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो इंसानों ने बनाकर स्पेस में भेजी हैं, जिसमें बेटा ये वाले नाम आपने याद रखने हैं। इंडियन सैटेलाइट्स के इनसैट, IRS, एड्यूसेट। ठीक है, इनसेट, IRS, एड्यूसेट, ये 3 नाम यहाँ पे आपके दे रखे हैं, इनको आप याद रखिएगा। क्लियर? इसके बाद आपका आ जाता है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स के बारे में जो चीज अभी मैंने आपको बताई, क्षुद्र ग्रह जिसको हम बोलते हैं, कि ये आपको मार्स और जुपिटर, इसके बीच में इनकी पट्टी आपको नजर आएगी। ये क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत आता है। ठीक है, इनका साइज बहुत बड़ा होता है। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज व्हिच आल्सो मूव अराउंड द सन। These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Okay, asteroids are parts of planets which exploded many years back. तो बेसिकली ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये प्लैनेट्स का ही पार्ट है जो पहले फटकर टूट चुके हैं। जैसे प्लूटो अब अगर फूटेगा तो प्लूटो के जो टुकड़े निकलेंगे वो टुकड़ों को एस्टेरॉइड्स कहा जाएगा, क्षुद्र ग्रह कहा जाएगा। ठीक, फिर आता है उल्का पिंड, मेटेओरॉइड्स। ठीक है, मेटेओरॉइड्स जो होते हैं बेटा ये एस्टेरॉइड्स से छोटे होते हैं साइज में, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इनकी भी शायद एक पट्टी होती है। समटाइम्स दीज मेटेओरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। ये धरती के जो सरफेस होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर कभी कभी ये आ जाते हैं, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर होती है उसी में जल के ये राख भी हो जाते हैं, तो जमीन तक पहुंच नहीं पाते। जब ये अंदर घुसते हैं तो बहुत तेज ओजोन लेयर के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उन लेयर्स के साथ एक फ्रिक्शन कॉज्ड होता है, घर्षण, रगड़ होती है ना, जैसे हम अपने हाथ को किसी चीज पे रगड़ते हैं तो गर्माई पैदा होने लग जाती है, हीट पैदा होने लग जाती है, वैसे ही एक फ्रिक्शन पैदा होता है मेटियोर्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, जिनकी वजह से इन मेटियोर्स में आग लग जाती है और ये वहीं जल के राख हो जाते हैं और हमारी धरती की जो सतह होती है बेटा, अर्थ सरफेस, इस तक ये पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, बस हमें एक ऐसे रोशनी सी नजर आती है कि कुछ ऐसे गया,
फ्लैश ऑफ लाइट, जिसे आप टूटता तारा भी बोल सकते हो, वैसे टूटता तारा कॉमेट में आता है शायद से। मेट्योर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन अर्थ क्रिएट्स अ हॉलो। अगर कोई उल्का पिंड जमीन पर गिर जाता है तो बेटा वो वहां पे पूरा का पूरा क्या बना देता है, गड्ढा बना देता है। ठीक है, तो डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड। अब ये जो आप पट्टी देख रहे हो सफेद रंग की, इस तरीके से, ये क्या है, ये हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा जिसको हम बोलते हैं। आकाश गंगा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इतने सारे तारे और डस्ट से ये बनी हुई है गैलेक्सी जो है। इसमें हमारा सोलर सिस्टम भी आ रहा है, क्लाउड्स भी हैं, डस्ट और गैसेस भी है, जिसकी वजह से ये सफेद रंग की नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई नदी बह रही है। ठीक है, तो ये इट लुक्स लाइक अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, इसीलिए नदी की वजह से इसको जो नाम है वो आकाश गंगा दिया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। अब मिल्की वे गैलेक्सी तो हमारी गैलेक्सी है, ऐसे ही यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी के पास अपना सूरज है, अपने प्लैनेट्स भी होंगे और अपने शायद लोग भी हो सकते हैं, जिसे हम मल्टी यूनिवर्स बोलते हैं या पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं या दूसरे यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक, तो आकाश गंगा के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्योंकि धूल, क्लाउड्स और तारों की वजह से सफेद रंग की पट्टी नजर आती है, इसलिए ऐसा लगता है कि नदी बह रही है, इसलिए इसको आकाश गंगा का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए, कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद यूनिवर्स नाउ। ये एक तरीके से पिक्चराइजेशन दे रखा है कि आप किस तरीके से हैं। आप एक छोटे से इंसान हैं जो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी सोलर सिस्टम में रहती है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में रहता है, मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में रहता है, तो आप बहुत छोटी सी चीज है और ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज है। तो एक छोटा सा पिक्चराइजेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। चैप्टर क्लियर है। आज मैं थोड़ा स्लो थी क्योंकि आपका पहला दिन था, मैं नहीं चाहती थी कि आप ज्योग्राफी के लेके बहुत ज्यादा वो हो जाओ। अब एक और बात, जब भी हम चैप्टर्स करते हैं हम इनकी बैक एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करते हैं, वन वर्ड वाली, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि एज इट इज क्वेश्चन बैक्स एक्सरसाइज से उठकर हमें पेपर में दे दिए गए हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपने चैप्टर बहुत ध्यान से सुना है और मैंने भी बहुत ध्यान से मार्किंग करवा के आपको पढ़ाया है, तो फटाफट से मुझे आंसर दो। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, अर्थ का जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है? फटाफट से आंसर दो, टाइम नहीं लो आंसर देने में। जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है पृथ्वी का? जुपिटर को, सैटर्न को या वीनस को? वीनस, शुक्र को। ठीक है, सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? थर्ड प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। ठीक है, हमारी पृथ्वी है। नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों ओर किस पाथ में घूमते हैं? उस पाथ का नाम क्या है? आकार? इलोंगेटेड, दीर्घ वृत्ताकार, इलिप्टिकल, ऑर्बिट। ठीक है, पोल स्टार कौन सा डायरेक्शन शो करता है? ध्रुव तारा किस दिशा का ज्ञान देता है? उत्तर, बिल्कुल, नॉर्थ। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाया जाता है? एस्टेरॉइड बेल्ट जो है आपकी, या एस्टेरॉइड जो है वो कौन से दो प्लैनेट के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं? नहीं, मार्स एंड जुपिटर। ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया हुआ है कई बार। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ, पैटर्न किस में बनते हैं? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न, उसको क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र मंडल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एज इट इज उठ के आया हुआ है आपके पेपर में। ज्योग्राफी बहुत आसान है, अगर चैप्टर पढ़ लिया और बैक एक्सरसाइज कर ली तुम्हारी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है?
तारों की गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी। क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी हमारी अर्थ के सबसे करीब कौन है? जिसको मामू बोलते हैं? मून। ठीक है, आसमान में जो भी है सब सेलेस्टियल बॉडीज है, पृथ्वी के करीब मून है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ये सवाल अभी उसमें भी आया था हमारा, अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, ग्रहों के पास अपनी खुद की क्या क्या नहीं होती? जो सूरज के पास हीट एंड लाइट। ठीक है, प्रकाश तथा ऊष्मा। ठीक, चैप्टर्स में कोई मुश्किल नहीं है, ज्योग्राफी में बेटा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर मेरे पढ़ाने के बाद बस एक बार रीडिंग मार लेना रोज। और मैं एक ही बार बोल रही हूँ, मैं तुम्हें ये भी नहीं कह रही 2-3 बार या रोज 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 रीडिंग मारना, नहीं, बस एक बार रीडिंग मार लो हफ्ते में एक बार। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, इसको कल शुरू करेंगे। कुछ चैप्टर्स हमारे लंबे हैं, कुछ चैप्टर छोटे हैं, जिसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं होगा, वो बहुत जल्दी मैं आप बढ़ाऊंगी, लेकिन जो जिनमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं उन पे मैं टाइम इन्वेस्ट करके ही आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये वाला चैप्टर पहले से रीड करके रखोगे तो भी अच्छी बात है, ज्यादा समझ आएगा। नहीं भी करके रख रहे हो तो मैं इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आपको समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक, बट रीडिंग जरूर करनी है चैप्टर की। क्लियर? अभी ये क्लास नोट्स तो मैं आपको ऐसे शेयर कर नहीं पाऊंगी, तो कोशिश करिए कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप इस तरीके से जो भी मैं चीजें लिख रही हूँ, जिनको भी मैं मार्क कर रही हूँ, उनके पॉइंटर्स आप बनाते जाओ हाथों हाथ। ठीक है, जो भी मैं पॉइंटर्स मार्क कर रही हूँ कि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से ये चीज पूछी जाएगी, ये चीज पूछी जाएगी, उसके पॉइंटर्स आप बनाते रहो। ठीक है, चलिए क्लास ओवर करेंगे, आज के लिए एक ही चैप्टर रहेगा।